हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं डॉक्टर अमित कुमार। मैं अभी 2 यूनिट को लेकर के चल रहा हूँ। पहला यूनिट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का और दूसरा यूनिट जो है हमारा वो टैक्सेशन का। मैंने टैक्सेशन में हाउस प्रॉपर्टी में अभी कवर करा रहा हूँ और कॉस्ट में जो है मैंने मटेरियल कंट्रोल में करवा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास जो टैक्स का जो लिया था उस पे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है मैंने उसका डिडक्शन बताया था। इन सिंपल केस में, लेट आउट के केस में मैं आज इसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करूंगा। चलिए आप मेरे साथ देखेंगे थोड़ा सा कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, याद करिए। मैंने आपको पिछला क्लासेस मैंने आपको 2 चीज बताए थे। पहला क्लासेस अगर आपको याद हो तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट समझाया था कि हाउस प्रॉपर्टी जो है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करे गए थे। या तो पहला पार्ट हमने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट लगाया, या तो दूसरा पार्ट हमने हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड बताया। आपको याद हो तो बहुत अच्छे से मैंने ये चीज को कॉन्सेप्ट को समझाया था। या तो लेट आउट होगा हमारा घर, या तो हमारा घर सेल्फ ऑक्युपाइड होगा। जिसको हमने लेट आउट लगाया है उसको मैं टीनेंट का नाम दिया था, मैंने किराएदार। टीनेंट जो है इस घर का 3 यूज करता था। या तो वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हो, रेसिडेंशियल के लिए, या तो फिर वो आपका बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, या तो फिर उसने पार्ट में यूज किया होगा। ये 3 बातें जो है किसने किया होगा? आपका लेट आउट के केस में। सेल्फ ऑक्युपाइड कहने का मतलब लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड यूज इटसेल्फ। लैंडलॉर्ड जो है अपना घर खुद यूज कर रहा है। और जब लैंडलॉर्ड यूज करेगा तो ये भी 3 केस में यूज करेगा घर को। पहला केस यूज कर सकता है लैंडलॉर्ड, या तो ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा घर को। अच्छा, दूसरा केस जो है या तो रेसिडेंशियल पर्पस, या तो इसने अपना प्रोफेशन सेटअप किया होगा, या तो और बिजनेस सेटअप किया होगा। अच्छा, तीसरा केस है पार्ट यूज किया होगा। मतलब कुछ पार्ट जो है बिजनेस का यूज कर रहा होगा, कुछ पार्ट जो है वो प्रोफेशन का यूज कर रहा होगा। ध्यान से समझेंगे जो चीजों को मैं समझा रहा हूं। मैंने इस केस को पूरा आपके साथ डील कर चुका है। मैंने कुछ बातें नहीं बताया, जैसे अनरियलाइज रेंट नहीं बताया है, मैंने अभी तक वैकेंट का नहीं कॉन्सेप्ट बताया है, तो वो सब मैं करूंगा कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे। तो मैंने बात किया यहाँ पे, मैंने इस केस में मैंने आपको समझाया था साफ साफ कि भैया सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, इसमें म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर दो, देन इसके बाद जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग नेट एनुअल वैल्यू बोले। फिर इसके बाद आप 24 का डिडक्शन देंगे। 24 का डिडक्शन में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा और इंटरेस्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा यही वैल्यू आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा, या तो फिर लॉस कहलाएगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा था लेट आउट के केस में प्रीवियस क्लासेस में, जो 3 लेक्चर मेरा ऑलरेडी पहले मैंने करा रखे हैं। मैं आज के क्लास में सेल्फ ऑक्युपाइड की बातें करूंगा कि सेल्फ ऑक्युपाइड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो याद करिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में, सेल्फ ऑक्युपाइड में अगर आप घर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप रखते हैं, अपने पास आप अगर घर को रख रहे हैं, तो याद रखना ये आपका टैक्सेबल तो होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल होगा। ये चीज हमेशा याद रखना। ये किसके हेड पे टैक्सेबल होगा? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोफेशन और पीजीबीपी, तो इस केस में टैक्सेबल यहां पे भी होगा, ये भी याद रखना। बट ये किस केस में होगा? अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगा, या तो फिर पीजीबीपी पे टैक्सेबल होगा। ये चीज याद रखेंगे। अच्छा,
अब ध्यान से सुनना, पाटली वाला केस में मैंने समझाया था कि अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड और पीसीबीपी में, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन में हम कितना यूज कर रहे हैं, तो ये टैक्स लग जाता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे, और ये टैक्स लग जाता था या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे या तो पीसीबीपी पे। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस सिचुएशन पे आप अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इस सिचुएशन पे ये ऑलवेज टैक्स लगता था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर या तो पीसीबीपी पर। आई बातें समझ में? तो यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आज के क्लासेस में आगे बात करूंगा। तो मेरे को एक बात बताना, अगर आपका अपना घर है और वो घर पे अगर आपने बिजनेस सेटअप कर रखा है या प्रोफेशन सेटअप कर रखा है, तब तो फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी पे उस चीज को डील ही नहीं करना है। ये चीज आपका हम जब पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या बिजनेस प्रोफेशन, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ आज के क्लास में वही चीज को डिस्कस करेंगे जो मेरा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर हमारा घर हमने यूज किया है तो उसको हम लोग बात करेंगे, और फिर इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देन अगेन फिर से मैं इसके बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए, तो मैंने डिस्कस करना सबसे पहला सेल्फ ऑक्युपाइड का केस। सेल्फ ऑक्युपाइड का ध्यान से सुनो। हमने यहां पे दो केसेस लिया, सबसे पहला 1 बाय 1 करके एसएससी कौन, जो आपका लैंडलॉर्ड है। एसएससी हैज मोर देन वन, या एसएससी हैज ओनली वन हाउस। एसएससी के पास सिर्फ और सिर्फ एक घर है, और दूसरा एसएससी हैज मोर देन वन हाउस। ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बताया। मैंने पहला केस बताया जब एसएससी के पास सीधा सीधा एक ही घर है। अब इसमें भी मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझोगे। जैसे ये घर है मेरा, ये एसएससी के पास सिर्फ एक घर है, लेकिन यहां पे इसके भी दो ऑप्शन है। जो दो घर है एसएससी, मोर देन वन घर है, मतलब एक घर से ज्यादा, तो एक घर से ज्यादा सेम जगह होगा, या तो मान लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इन सेम प्लॉट में होगा। सपोज एक ही मैदान में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे दो घर है मेरा, एक घर है ये और एक घर है ये, और दोनों घर का जो लैंड है, ये जो लैंड है ना, जहां पे ये घर है, इस लैंड का प्लॉट नंबर 122 है। दोनों का सेम है, ये बातें समझ में आई, दोनों का क्या है, सेम है। अच्छा, इन डिफरेंट प्लॉट, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो अलग अलग घर हैं, ये घर, ये घर का जो प्लॉटिंग किया गया, मतलब ये घर जैसे प्लॉट नंबर 122 पे है, तो ये घर प्लॉट नंबर 140 पे। कहने का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट को समझेगा लोकल लैंग्वेज में, ये घर एक मैदान में, दोनों घर एक ही मैदान में है, और ये घर जो है, अगर एक फॉर एग्जांपल रांची में है तो एक घर मुंबई में है, एक घर अगर दिल्ली में है तो एक घर आपका पटना में है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो याद रखना, मैं इसकी बातें आपके साथ करूंगा कुछ देर के बाद। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं जब आपके पास एक घर है और एसएससी खुद रह रहा है उस पर, सेल्फ रेसिडेंस, मतलब ये घर जो है वो यूज करता है, यूज फॉर
रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस। ये किस पर्पस के लिए ये घर को यूज किया है? तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया है, मतलब आप स्वयं रहने के लिए यूज कर रहे हैं। तो याद रखना एक चीज हमेशा, अगर हमने इसका वैल्यूएशन किया है, वैल्यूएशंस ऑफ सच हाउस, तो कैसे हम वैल्यूएशन करेंगे वो देखिए। तो याद रखेंगे हमेशा इस तरह के घर का जो वैल्यूएशन होगा वो ऑलवेज ऑलवेज नेट एनुअल वैल्यू इज नील। ये हमेशा याद रखना, नेट एनुअल वैल्यू क्या मान लिया जाएगा? नील मान लिया जाएगा। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड सबसे इजी केस है, ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट, ना म्युनिसिपल टैक्स का कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगा। और नेट एनुअल वैल्यू हमारा कितना मान लिया जाएगा? नील मान लिया जाएगा। आई बातें समझ में? तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूं मैं कि अगर आपके पास एसएससी के पास एक घर है और वो घर में वो खुद रह रहा है, तो उस घर का नेट एनुअल वैल्यू हमेशा क्या माना जाएगा? तो हमेशा नील माना जाएगा, हमेशा जीरो माना जाएगा। और जब नील माना जा रहा है नेट एनुअल वैल्यू, तो कॉमन सेंस याद करिए प्रीवियस क्लासेस का, क्या हमारा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? तो बिल्कुल स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? क्योंकि एनएवी क्या है? जीरो है। एनएवी क्या है? जीरो है। आई बातें समझ में आते? तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और इसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए, तो मैं देखता हूं आगे, फिर इसके आगे बढ़ करके मैंने आपको अभी दो कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट क्या चीज बताया? तो पहला कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने वो आपको ध्यान से समझेंगे। मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड का सिंगल घर का बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड का मल्टीपल हाउसेस का बताया। तो कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ध्यान से समझेंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया है, क्या आपका नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू लगेगा? तो नहीं, बिल्कुल नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? नील। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में हमारा जो नेट एनुअल वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। ये चीज याद रखना। अब जैसे नेट एनुअल वैल्यू आया नील, हम लेस करेंगे डिडक्शन। डिडक्शन क्या चीज का? अंडर सेक्शन 24 का डिडक्शन। अब जब अंडर सेक्शन 24 का डिडक्शन है, तो पहला जो डिडक्शन जाएगा वो क्या जाएगा? फर्स्ट डिडक्शन जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड जब ये नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा जो जाएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। तो क्या ये मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये याद रखना, यस, डिडक्शन इसका मिलेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ रूल है, स्टार मार्क्स में डाल देता हूं, कुछ इसके नियम कानून है। और जब याद रखना, जब एनएवी हमारा नील है और ये नेगेटिव है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड वाले जो घर हैं, इस घर पर हमेशा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? क्या इनकम होगा? नहीं, क्या होगा? लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमेशा क्या होगा? घर पे नुकसान होगा, लॉस होगा। याद रहेगा ये चीज, हमेशा क्या होगा? नुकसान होगा, हमेशा लॉसेस जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर यहां तक समझ में आ गया होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमने रूल जो है यहां पे लिख रखा है, जिसको मैं वन बाय वन करके
आपके साथ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया, मैंने साफ साफ लिखा है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड। जब आपका सेल्फ ऑक्युपाइड का केस रहे तो उस सिचुएशन पे आपका डिडक्शन क्या क्या होगा और कैसे होगा। तो पहला केस, एसएससी कैन क्लेम, एसएससी मतलब लैंडलॉर्ड, एसएससी जो है वो क्लेम करेगा और डिडक्शन ऑफ अप टू ₹2 लाख। कितने का डिडक्शन क्लेम कर सकता है? मैक्सिमम 2 लाख का ही डिडक्शन क्लेम करेगा ऑन देयर होम लोन इंटरेस्ट और एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट विच एवर इज लेस। मतलब अगर मान लेता हूं सपोज इंटरेस्ट हमने कंप्यूट किया, जो पिछला क्लास में मैंने बताया था, उस बेसिस पर अगर हमने इंटरेस्ट कंप्यूट किया है और इंटरेस्ट हमारा 1,80,000 आया है तो हम मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना देंगे? 1,80,000 का। लेकिन अगर 2,20,000 इंटरेस्ट आया है तो हम मैक्सिमम इंटरेस्ट कितने का? 2 लाख का देंगे। लेकिन इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, लेकिन जब आपका फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तभी 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज ये 2 लाख का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो वो कितने का मिलेगा? पहले कंडीशन देख लो क्या क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन ये साफ साफ बोल रखा है, हमने जो लोन लिया है घर बनाने के लिए, वो लोन हमने 1 अप्रैल 1990 को लिया है या उसके बाद लिया है। ये चीज हमेशा याद रखना, पहला पॉइंट। द लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। तो हमारा लोन जो लिया है वो कब लिया है? 1 अप्रैल 1999 को लिया हो। दूसरा केस, जो पर्पस है हमारा लोन लेने का, द पर्पस ऑफ लोन वेर टेकन फॉर, किसके लिए लोन लिया है? याद करिए, आज से पहले वाला जो क्लासेस था मैंने 4 पर्पस बताए थे। पहला, या तो घर खरीदने के लिए, दूसरा घर बनाने के लिए, तीसरा घर का रिपेयर कराने के लिए, या चौथा घर का रिनोवेशन कराने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड पे इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन सिर्फ 2 पर्पस के लिए मिलेगा। पहला पर्पस है परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा पर्पस है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या लोन परचेज के लिए लिया है हाउस प्रॉपर्टी का, तो ही डिडक्शन मिलेगा, अनलेस अदरवाइज डिडक्शन 2 लाख का नहीं मिलेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस है द परचेज और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। जो आपने जो परचेज किया है या तो जो कंस्ट्रक्टेड किया वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। जिस साल लोन लिया है, सपोज आपने 2015 को लोन लिया है, तो जिस दिन लोन लिया है उस दिन से 2015 से 5 साल जोड़ लो, 2020 तक में अगर 5 साल में आपने घर को कंप्लीट कर दिया है बना करके या खरीद करके, तो ही आपको ये 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। सर अगर ऐसा ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तब क्या होगा? तब इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, यदि ऊपर वाले में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो देन डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट इज लिमिटेड टू रुपीज कितने का? 3 लाख का। मतलब डिडक्शन का पैसा जो है 2 लाख की जगह मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट और 30,000 बीच इज लेस इंस्टेड ऑफ ₹2 लाख। ये चीज तो हमेशा याद रखना। कंडीशन मैं फिर से समझा रहा हूं, लोन आपने 1/4/1999 या को उस दिन लिया या उसके बाद लिया। दूसरा, लोन लेने का पर्पस घर बनाना था या घर खरीदना था। तीसरा, जिस दिन लोन लिया है उस दिन से 5 साल के अंदर आपने घर बना लिया होगा। बस इतना छोटा सा तो फॉर्मूला है। अच्छा नोट, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से लिखा भी दिया हूं। इंटरेस्ट डिडक्शन कैन ओनली बी क्लेम्ड, इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लेम किया जाएगा स्टार्टिंग in the financial year in which the constructions or acquisitions of the property is completed. इंटरेस्ट का डिडक्शन कब से मिलने लगेगा? जब से आपका घर आपने खरीद लिया हो या बना लिया हो। मैंने पिछला क्लास में भी ये डायग्राम के माध्यम से समझा रखा था। आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट का डिडक्शन कब मिलेगा। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, अगर यहां पे ध्यान से सुनना,
मैं इसी में यस में मैंने दो कॉन्सेप्ट बता दिया, इफ सेटिस्फाइड, अगर आपका सिचुएशन सेटिस्फाइड हुआ, और इफ नॉट, अगर नहीं है। तो अगर सेटिस्फाइड हुआ है तो एक्चुअल इंटरेस्ट और रुपीज 2 लाख, which ever is lesser, whichever is less। अच्छा, और नहीं अगर हुआ है तो एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल इंटरेस्ट और रुपीज 30,000, whichever is less, whichever is less। तो याद रखना, मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाया, 2 कॉन्सेप्ट। अगर सेटिस्फाइड हुआ है कंडीशन तो आपका 2 लाख, अगर सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं हुआ है तो आपका 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो याद रखना, ये तो सबसे इजी है सेल्फ ऑक्युपाइड के सिचुएशन में। आई बातें समझ में? आगे मैं डील करता हूं जब अगर आपके पास 2 घर हो या तो उससे ज्यादा घर, मतलब मल्टीपल हाउसेस, मल्टीपल मोर देन 1 हाउसेस, जब एक से ज्यादा घर हो तब। चलिए, तो मैंने बात किया लास्ट टाइम में, अभी कुछ देर पहले सेल्फ ऑक्युपाइड में हमारे पास एक घर है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हमारे पास सेल्फ ऑक्युपाइड में 2 घर है। पहला इन डिफरेंट प्लॉट, जब आपके पास डिफरेंट प्लॉट है, मतलब आपने सीधा क्या कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि आपके पास 2 अलग अलग घर हैं, हाउस ए और हाउस बी। हाउस ए जो है वो प्लॉट नंबर 122 में है और हाउस बी जो है वो प्लॉट नंबर 140 में है। दूसरा केस है मेरा सेम प्लॉट में, मतलब 2 घर है, हाउस ए और हाउस बी। हाउस ए और हाउस बी दोनों जो है वो प्लॉट नंबर 122 पर है। तो इस केस पे जो घर का जो वैल्यूएशन होगा वो सेम है जो प्रीवियस अभी वाले जो टॉपिक मैंने करा था, वैल्यूएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शुड बी सेम एज सिंगल हाउस। जो मेरा 1 हाउस था, सिंगल हाउस था, जहां पे हम वैल्यूएशन करते थे, मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम हाउस ए का भी NAV को नील मान करके चलेंगे और हाउस बी का भी जो हमारा NAV होगा इसको भी हम लोग नील मान करके चलेंगे, कोई चेंजेस हमारा नहीं होगा। आई बातें समझ में? लेकिन जब बातें होती है डिफरेंट प्लॉट में या डिफरेंट सिटी में या डिफरेंट स्टेट में, तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वेयर एज फॉलो। तो कुछ इस सिचुएशन में होगा। पहला, 1 हाउस is assumed as self-occupied and other are let out। एक घर जो है हम ये मान करके चलेंगे मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड है और दूसरा घर हम क्या मान करके चलेंगे, लेट आउट है। याद रखेंगे, देखिए हमने कोई घर को किराए पे नहीं लगाया। मेरे 2 मकान थे, एक रांची में था और एक मकान मेरा अहमदाबाद में था। मैंने ना अहमदाबाद का प्रॉपर्टी को किराए पे लगाया, ना मैंने रांची के प्रॉपर्टी को किराए पे लगाया। लेकिन क्या बताओ, एक आदमी दोनों घर पे क्या पॉसिबल है रहना? नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये साफ बोलता है कि भैया जब ऐसा सिचुएशन हो तो आप एक घर को किराए पे मान लो और एक ही घर को आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो। तो एसएससी के पास ऑप्शन आ जाता है कि कौन से घर को हम किराए पे माने और कौन से घर को हम सेल्फ ऑक्युपाइड पे माने। तो ध्यान से सुनना, हम इसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं वो देखो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। तो सबसे पहला केस, हाँ, स्टेप 1, पहला स्टेप। हम 3 स्टेप में ये क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला स्टेप, मैं प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको मैंने इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने प्रैक्टिकल बताया था। पहले समझा देता हूं, फिर मैं दूसरे क्लासेस में प्रैक्टिकल भी करूंगा। पहला स्टेप जो है मैंने लिया एज्यूम,
both house A and house B are self-occupied। पहला स्टेप मैंने दोनों घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया। कहने का मतलब यहां पे इसका वैल्यूएशन देखो कैसे करते हैं हम लोग। हाउस ए ले लिया, हाउस बी ले लिया, हाउस ए का NAV अगर हमने दोनों घर को सेल्फ ऑक्युपाइड माना है तो नील, यहां पे भी नील। जब NAV नील हो जाएगा तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, भैया नील हो जाएगा ये, और ये भी नील हो जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमने यहां पे कुछ लिया होगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुआ होगा तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, दोनों घर पे हमें क्या हुआ होगा, लॉस ही आया होगा। हाउस ए में भी लॉस और हाउस बी में भी लॉस। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बात करता हूं। मतलब पहला काम मैंने क्या किया, दोनों घर को स्टेप 1 में मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड माना और सेल्फ ऑक्युपाइड मान के मैंने ये कंप्यूट कर लिया, दोनों घर में हमारा लॉस हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या एज्यूम किया, मैं एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मानता हूं, दूसरे घर को मैं लेट आउट मानता हूं। तो सहजता के लिए मैंने ले लिया पहला सिचुएशन, एज्यूम हाउस ए इज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड हाउस बी इज लेट आउट। हाउस ए जो है मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड माना और हाउस बी जो है मैंने क्या माना, लेट आउट। तो इसका कहने का मतलब मैं यहां पे बना रहा हूं, समझो कि वैल्यूएशन ऑफ टैक्स। टैक्स का जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो मेरे को एक बात बताना। पहला केस, हाउस ए का हमारा यहां पे वैल्यू निकाला हुआ है सेल्फ ऑक्युपाइड, तो सेल्फ ऑक्युपाइड ब्रैकेट में डाल देंगे और ये मेरा नुकसान हुआ होगा। ध्यान से समझेंगे, नुकसान हुआ होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट, हाउस बी। हाउस बी को हमने क्या माना, लेट आउट माना। क्या माना हमने, लेट आउट माना। तो भैया लेट आउट जब माना है तो हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। कैसे वैल्यूएशन करेंगे, हम यहाँ पे GAB लेंगे, लेस करेंगे हम म्युनिसिपल टैक्स लेंगे पेड। अच्छा, ये आ जाएगा हमारा NAV आ जाएगा। आई बातें समझ में। लेस कर लेंगे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का। अच्छा, डिडक्शन में आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये बिल्कुल लेट आउट के जैसा इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये जो वैल्यू आएगा यही मेरा हाउस 2 का वैल्यू आएगा, हाउस बी का। अब यही वैल्यू आउटर कॉलम में चला जाएगा। अब ये दोनों को सेट ऑफ करेंगे तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट कहलाए। ये मेरा टोटल प्रॉफिट कहलाए। स्टेप नंबर 2 में इसको मैंने नाम दे दिया, मान लेता हूं सपोज 1, इसको मैंने नाम दिया। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो मैंने एक स्टेप का काम कर लिया। पहला दोनों घर को सेल्फ ऑक्युपाइड माना। दूसरा स्टेप में मैंने क्या काम किया, तो स्टेप 2 में मैंने हाउस ए को सेल्फ ऑक्युपाइड माना और हाउस बी को मैंने लेट आउट माना। अब तीसरा स्टेप में हम उल्टा करेंगे। स्टेप नंबर 3, ये काम हम उल्टा करेंगे। क्या उल्टा करेंगे वो देखते हैं। हम यहां पे लेंगे एज्यूम हाउस ए इज लेट आउट। हाउस ए को हमने लेट आउट मान लिया एंड हाउस बी को हमने सेल्फ ऑक्युपाइड। हाउस बी को हमने क्या मान लिया, सेल्फ ऑक्युपाइड। इधर जगह नहीं है तो मैं वहां पे लिखूंगा
तो ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये काम किया है, ये काम अगर मैंने किया है, हाँ, तो मेरे को एक बात बताना, मैंने हाउस ए को लेट आउट माना, तो वैल्यूएशन ऑफ टैक्स, वैल्यूएशन ऑफ टैक्स, तो वैल्यूएशन ऑफ टैक्स में सबसे पहले हाउस ए की बातें करो। तो हाउस ए का, क्योंकि मैंने इसको क्या माना, हाउस ए को मैंने लेट आउट माना है, तो क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन इसके बाद क्या इसमें लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड भी लेस। जो वैल्यू बाहर आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के बाद हम यहां पे तुरंत डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 की बातें करेंगे। अच्छा, डिडक्शन अंडर 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन चला जाएगा, तो जाएगा क्या आपका इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इसके बाद जो वैल्यू आएगा यही वैल्यू हमारा, मैं ऐसा करता हूं ना, इसको डायरेक्ट मैं आउटर कॉलम में ही दिखा देता हूं। ये जो वैल्यू आया मेरा, ये मेरा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस ए, ये हाउस ए का इनकम आया। अच्छा, अब क्योंकि मैंने हाउस ए को तो लेट आउट माना है, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख दूं, अगर लेट आउट तो कोई गलती नहीं होगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा था। अच्छा, ये पहला घर। दूसरा घर जो है मेरा हाउस बी, तो हाउस बी जो है वो मैंने क्या माना है, सेल्फ ऑक्युपाइड। और सेल्फ ऑक्युपाइड जब माना है मैंने, तो एनएबी जो है, यहां पे देखो सेल्फ ऑक्युपाइड मैंने यहां स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट कर रखा है, तो ध्यान से सुनना, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा फ्रॉम स्टेप 1, ये मैं लिख दूं अगर फ्रॉम स्टेप 1। अब इसको ना हम टोटल कर देंगे, और यही टोटल मेरा, याद रखना, यही जो टोटल है वो मेरा क्या कहलाएगा, टोटल। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 और टोटल